साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी एंड के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी एंड के एकेडमी। और एमपीपीएससी 2017 के लिए ये है हमारा एमपीजी के 50 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज पार्ट 2। आज हम उन फिर 50 ऐसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करेंगे जो कि एमपीपीएससी की परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था, यदि आपने इसे लाइक किया और आपने बताया कि आपको पसंद आ रही है तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो आगे कंटिन्यू करूंगा। तो इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको अब पूरा किया जाएगा। इसमें हमने कोशिश ये करेंगे, हमारे द्वारा कोशिश ये की जाएगी कि लगभग 500 से 700 ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न आपसे पूछे जाएं। लगभग 10 से 15 ऐसे वीडियो इसके ऊपर हम बनाएंगे जिनसे लगभग 90 से 95% जो एमपी से प्रश्न आते हैं वो इसमें आपके कवर हो जाएंगे। मतलब एक जो हमारा सेगमेंट होगा, एक वीडियो होगा, वो 20-22 मिनट का होगा। तो इस तरह से आप लगभग 300 से 400 मिनट के अंदर सारी के सारा एमपी कवर कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस पूरी सीरीज को देखें और इनको ना सिर्फ डाउनलोड करके आप रख लें बल्कि बार बार इसको देखें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके एमपी के जो क्वेश्चन हैं वो 100% आप सही करके आएंगे और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निवेदन मैं आपसे करूंगा कि हमारे द्वारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है जो आपको बताएगी कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है या कहां पर आप कमज़ोर हैं, कहां पर आप कमज़ोर नहीं। तो उसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। ये प्री एग्ज़ाम्स के लिए है। बेस्ट क्वेश्चंस को हमने इसके अंदर सेलेक्ट किया है। 10 टेस्ट इसके अंदर टोटल होंगे। एक टेस्ट यदि आप टेस्ट वाइज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 49 रुपीज़ के। यदि पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ आप लेना चाहते हैं तो 399 रुपीज़ की ये टेस्ट सीरीज है। 11 दिसंबर 2016 यानी संडे के दिन हमारा पहला टेस्ट होगा। तो आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.tkmpsc.com ये हमारी वेबसाइट है। आप अपने ब्राउज़र में जाइए और टाइप कीजिए और इस वेबसाइट पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। आप वहां पर इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बात करते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वो है कुंभ का मेला किस शहर में भरता है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, सभी लोगों को पता है। कुंभ यानी सिंहस्थ का मेला जो लगता है उज्जैन में लगता है। देखिए, जो कुंभ का मेला होता है वो 12 वर्ष में एक बार लगता है एक जगह पर। भारत में 4 ऐसे स्थान है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। एक लगता है इलाहाबाद में, दूसरा लगता है हरिद्वार में और फिर लगता है नासिक और उज्जैन के अंदर। तो ये एक जगह पर एक 12 वर्ष में आता है, 4-4 वर्ष के अंतराल पर लगता रहता है यहाँ पर मेला। तो बात करें उज्जैन की तो उज्जैन का जो कुंभ का मेला उसे सिंहस्थ भी कहते हैं। बाकी जगह को सिंहस्थ नहीं कहते, सिर्फ उज्जैन का जो कुंभ का मेला उसे सिंहस्थ भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो बृहस्पति होता है वो सिंह राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसको सिंहस्थ भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर में 2 विश्वविद्यालय हैं। तो मध्य प्रदेश का जो शहर जिसके अंदर 2 विश्वविद्यालय हैं वो है जबलपुर। देखिएगा, भोपाल है उसके अंदर 2 से ज़्यादा विश्वविद्यालय, बल्कि जहाँ तक मुझे पता है भोपाल के अंदर विश्व के सर्वाधिक विश्वविद्यालय है। तो जबलपुर इसका सही आंसर है। भारत के किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का जन्म स्थान मध्य प्रदेश में है। तो भारत के जो भूतपूर्व व्यक्ति है जिनका स्थान मध्य प्रदेश में है तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म हुआ था ग्वालियर में हुआ था और 3 बार ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। सबसे कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 साल पूरे किए थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। बात करें मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसके द्वारा दिया गया था। तो मध्य प्रदेश का जो नाम मध्य प्रदेश दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया था क्योंकि मध्य प्रदेश की जो लोकेशन है पूरे भारत के बिल्कुल बीच में है, हृदय में, इसलिए इसे हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम है हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। बात करें मध्य प्रदेश में सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है वो जबलपुर और जबलपुर में भी भेड़ाघाट बहुत इंपॉर्टेंट जगह है मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ धुआंधार जलप्रपात है। नर्मदा नदी यहाँ धुआंधार जलप्रपात बनाती है और काफ़ी अच्छी स्पॉट लोकेशन है यहाँ पर और काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। जैसे अभी हाल ही में मूवी जो आई थी मोहनजोदाड़ो, उस मूवी की शूटिंग भी यहाँ पर की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। तो सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है जबलपुर के भेड़ाघाट में। बात करें 6वें प्रश्न की तो कैलाश सत्यार्थी ने किस आंदोलन की शुरुआत की। तो कैलाश सत्यार्थी जो विदिशा के रहने वाले हैं उनके द्वारा शुरुआत की गई है बचपन बचाओ आंदोलन
और अगला प्रश्न उन्हीं से संबंधित है कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को ये पुरस्कार मिला था, और ये पुरस्कार उनके साथ संयुक्त रूप से मिला था मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई के साथ, जो पाकिस्तान की एक लड़की है, इनके साथ दो को ये संयुक्त रूप से पुरस्कार मिला था 2014 के अंदर। बात करें अगले प्रश्न की, तो शेला नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो शेला जो नृत्य जिस जनजाति से संबंधित है, ये एक इम्पॉर्टेंट नृत्य है शेला, और ये जो संबंधित है ये बेगा जनजाति से। बेगा एक अति पिछड़ी जनजातियों में मध्य प्रदेश में गिनती होती है बेगाओं की, और ये शेला नृत्य इसी से संबंधित है। बात करें अगले प्रश्न की, तो नवा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दतिया है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो यह है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 11वां प्रश्न है, भारत का एकमात्र शहर जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आईआईएम दोनों है, आईआईटी और आईआईएम दोनों है, तो वो है इंदौर। इंदौर के अंदर है आईआईएम भी है और आईआईटी भी है। बात करें मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो तेल शोधक कारखाना है वो बीना के अंदर है, और सन 2008 में इस तेल शोधक कारखाने की शुरुआत की गई थी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो बना है ओमान के सहयोग से बना है, ओमान देश के सहयोग से बना है, और बीना रिफाइनरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात करें 13वां प्रश्न, राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। यहाँ पर देखेंगे सारे के सारे प्रश्नों में हमने आपसे सन पूछे हैं, क्योंकि पिछले जो पेपर हुआ था उसमें 2-3 सन एग्जैक्ट सन पूछ लिए थे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम इनको भी पढ़ते रहें समय समय पर। तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1994। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, और 13 का दिसंबर 1994। वहीं मानव अधिकार आयोग के गठन की बात करें तो मानव अधिकार आयोग का गठन भी दिसंबर 1994 में ही हुआ था। बात करते हैं कालिदास एकेडमी उज्जैन की स्थापना कब हुई। कालिदास एकेडमी उज्जैन की जो स्थापना है, कालिदास एकेडमी उज्जैन के अंदर ही ये स्थित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। साहित्य एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। साहित्य एकेडमी की स्थापना की बात करें तो 1954, यानी ऑप्शन ए इसका सही है, साहित्य एकेडमी की स्थापना हुई थी 1954 में। चलिए बात करते हैं अगली, तो वो है ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ होता है। ध्रुपद एक समारोह है जिसका आयोजन भोपाल के अंदर होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्रुपद समारोह। अहिरे नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ये तो जनजातियों से प्रश्न बनते रहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो अहिरे जो नृत्य है वो भारिया जनजाति से संबंधित है, भारियाओं के द्वारा ये किया जाता है अहिरे नृत्य। 19वां प्रश्न है, रेवा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है। तो रेवा के नाम से जाना जाता है नर्मदा नदी को, नर्मदा का एक नाम है रेवा, और नर्मदा को माना जाता मेकल पर्वत जो है या मेखल महाराज की पुत्री के रूप में, तो मेखल की पुत्री के रूप में भी इसे जाना जाता है, तो इनका नाम है एक और रेवा नाम है, प्राचीन नाम है ये। वहीं बात करें 20वें प्रश्न में, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर बना है। तो कपिलधारा जो जलप्रपात बना है वो नर्मदा नदी पर ही बना है, और जहां नर्मदा निकलती है उससे थोड़ा ही आगे ये कपिलधारा जलप्रपात बना हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो 21वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एक पृथक राज्य कब बना। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर सन 2000 में पृथक हुआ था और पृथक राज्य के रूप में बना था, तो ये सही आंसर है 1 नवंबर सन 2000। 22वां प्रश्न है, किस संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग रखा गया। तो होशंगाबाद संभाग है जिसका नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग किया गया है। 23वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला है आगर मालवा जिला, और ये जो आगर मालवा जिला है ये शाजापुर से अलग होकर बना है, शाजापुर जिले से अलग होकर बना 15 अगस्त 2013 को ये अलग हुआ और एक नए जिले के रूप में स्थापित हुआ आगर मालवा जिला। बात करें मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया।
डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। और डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया वही व्यक्ति हैं जिनके लिए महात्मा गांधी ने सन 1938 में जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ था उसमें कहा था कि अगर पट्टाभी सीतारामैया की हार होती है तो ये मेरी हार समझी जाएगी। और इनके विरोध में सुभाष चंद्र बोस साहब चुनाव में खड़े हुए थे कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में। इसमें पट्टाभी सीतारामैया साहब की हार हुई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं पट्टाभी सीतारामैया साहब, और मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल ये बनाए गए। बात करते हैं मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जंतर मंतर जो स्थित है उज्जैन के अंदर स्थित है। जंतर मंतर जो बनाया गया था जयपुर के राजा जयसिंह सवाई जयसिंह जी के द्वारा ये बनवाया गया था। और ये जो है जयपुर, ये सिटी जहाँ पर ये स्थित है जयपुर में है। दूसरा दिल्ली में है, दिल्ली का जंतर मंतर बहुत फेमस है धरनों आंदोलनों के लिए। तीसरा वाराणसी में है। चौथा मथुरा में है और उज्जैन में है। तो इन स्थानों पर ये जंतर मंतर स्थित है। बात करें भोपाल स्थित राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है। भोपाल में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भोपाल में स्थित है। 27वें प्रश्न की बात करें तो सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है उसी के पास से सोन नदी थोड़ी सी पास से ही निकलती है, अमरकंटक से ही। बात करते हैं 28वें प्रश्न की, तो सोनागिरी या सोनगिरी किस धर्म से संबंधित है। तो सोनगिरी जो संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है और ये दतिया जिले में है। इंपॉर्टेंट है, जिला भी आपको याद रखना, ये दतिया जिले के अंदर पड़ता है सोनगिरी। बात करते हैं मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है जबलपुर के अंदर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जबकि जो इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है। ध्यान रखिएगा, इंदौर और ग्वालियर में हाई कोर्ट की खंडपीठ है। जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो जबलपुर के अंदर है। ओरछा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे पर ओरछा स्थित है। ओरछा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है और ये टीकमगढ़ जिले में है। टीकमगढ़ जिले में है ओरछा और ये बेतवा नदी के किनारे है। और बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी, देखिएगा भारत की नहीं, मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। बात करें ओरछा मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो मैंने अभी आपसे बात की टीकमगढ़ जिले में है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो झीलों की नगरी कहा जाता है भोपाल को। यहाँ पर 2 बड़ी फेमस झीलें, इसलिए इसको कहा जाता है झीलों की नगरी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यह है सांची किस जिले में स्थित है। सांची जो है बहुत ही फेमस बौद्ध धर्म के लिए फेमस सिटी है। यहाँ पर स्तूप हैं बौद्ध धर्म के जिनका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो ये रायसेन जिले के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी अखबार कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम हिंदी अखबार है वो है मालवा अखबार, मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी अखबार था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक जिले के अमरकंटक में है। और जो अमरकंटक है वो अनूपपुर जिले में है। अनूपपुर जिले के अंदर है अमरकंटक और यहीं से निकलती है नर्मदा नदी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत के अंदर प्रसिद्ध हैं विश्व भर में वो हैं। उनमें से मध्य प्रदेश के अंदर 2 ज्योतिर्लिंग है। एक है उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर उज्जैन में, और दूसरा है ओंकारेश्वर में। ये 2 ज्योतिर्लिंग है जो मध्य प्रदेश के अंदर है, ओंकारेश्वर में और उज्जैन में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में महिला आयोग का गठन कब किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। मध्य प्रदेश में महिला आयोग का जो गठन किया गया था ये 1998 में किया गया था। महिला आयोग का गठन मध्य प्रदेश के अंदर 1998 में किया गया था। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो गांधी सागर बांध जो बना है वो चंबल नदी पर बना है और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर ये बांध बना हुआ है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है। महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो महाकालेश्वर जो मंदिर है वो क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो स्थित है वो ग्वालियर के अंदर स्थित है और बहुत ही फेमस ये इंस्टीट्यूट है। इसके बारे में आपको जानकारी बहुत होनी चाहिए और लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंदर है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है
वो मंडला जिले के अंदर स्थित है। मंडला जिले में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है और ये मंडला जिले में है। ताप्ती नदी किस ओर बहती है? तो ताप्ती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और भारत की ये उन दो प्रमुख नदियों में से एक है जो पश्चिम की ओर बहती है। एक है नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी। दोनों मध्य प्रदेश में पड़ती हैं और ये अपने साथ बनाती हैं एस्चुरी का निर्माण। जब ये समुद्र में मिलती हैं तो एस्चुरी बनाती हैं, तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ये है 1077 किलोमीटर। बाकी महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर ये बहती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस जिले के अंदर है? तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है वो है होशंगाबाद जिले के। होशंगाबाद में भी पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है वहाँ पर ये स्थित है। और अगर पहाड़ियों की बात करें तो महादेव पहाड़ियों के अंदर धूपगढ़ है वो स्थित है। बात करें 45वें क्वेश्चन की, तो भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC के नाम से जाना जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। और आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो जो पुरानी बसेस जो वाहन होते हैं उन पे नंबर जो मिलते हैं MIC नंबर मिलते हैं, यानी उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने कभी ध्यान दिया तो MIC 04 या MIC करके उनका नंबर होता था। लेकिन आजकल उसके बाद जब ये गैस त्रासदी हुई तो MIC जो उस गैस त्रासदी की दिलाती थी, उसके बाद ये MIC से रजिस्ट्रेशन नंबर बंद कर दिया गया और अब रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है MP04 या MP37 या इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर वाहनों के मिलते हैं। तो पहले ये MIC के अगर पुरानी बसेस आपने देखी हो तो उस पर आज भी नंबर आपको मिल जाएंगे, तो उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। तो MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट, जो 2 से 3 दिसंबर की रात 1984 के दिन ये जो घटना हुई थी भोपाल के अंदर, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। 46वें प्रश्न की बात करें तो ये है चित्रकूट किस जिले के अंदर है? तो चित्रकूट है सतना जिले के अंदर। और चित्रकूट जहाँ तुलसीदास जी का धाम है और भगवान राम से संबंधित ये स्थान है और ये है सतना जिले में। 47वें प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में वृक्ष पाया जाता है वो सागौन वृक्ष पाया जाता है। मध्य प्रदेश में लगभग 16% क्षेत्र पर पाया जाता है। बात करें बधाई क्या है? बधाई जो है एक बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बधाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, लोकगीत नहीं है, ये है लोक नृत्य। बात करें 49वें प्रश्न की, तो भगोरिया किस जिले के आदिवासियों का पर्व है? तो भगोरिया जो है फेमस है आज झाबुआ जिले के आदिवासी। झाबुआ जिले में भी भील आदिवासियों का बहुत फेमस पर्व है भगोरिया। रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये अंतिम प्रश्न है हमारा। रामायण कला संग्रहालय ये है ओरछा के अंदर स्थित, भगवान राम के लिए बहुत फेमस सिटी है। यहाँ पर ये जो है शहर है ओरछा, और बुंदेला राजाओं की राजधानी ये रहा है ओरछा। बेतवा नदी के किनारे है ओरछा और ओरछा में है रामायण कला संग्रहालय। तो चलिए आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। आशा ये वीडियो ना केवल आपको पसंद आएगा बल्कि आपके लिए बहुत उपयोगी भी सिद्ध होने वाला है ये वीडियो। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देखें और ये पूरी सीरीज़ देखें। साथ में हमारे जो वीडियो है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। साथ में आप हमारे वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको सारे वीडियोस एक साथ आपको मिल जाएंगे, बहुत ईजीली मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर हमारे और भी वीडियोज़ हैं, इनको आप ज़रूर देखें। चलिए आज की बात हमारी हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।